आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10+1 क्लास का टॉपिक है फोर्सेस इन नेचर। नेचर में हमारे नेचर में कौन कौन सी फोर्सें लग रही है और उनको स्टडी करना है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या उनकी रेंज होती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। फोर्सेस इन नेचर। नेचर में 4 टाइप की फोर्स होती है। पहली फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी फोर्स है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, तीसरी फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथी फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो नेचर के अंदर हमारे ये 4 फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, किन के बीच में ये फोर्स लगती हैं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट में लगेगी ड्यू टू दियर मास। यूनिवर्स में कहीं पर भी 2 मास हैं, कहीं पर भी 2 मास है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो ये फोर्स लगेगी। फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 बॉडीज ऑफ यूनिवर्स ड्यू टू दियर मास। मास के कारण, उनके मास के कारण जो फोर्स लग रही है, क्योंकि हर चीज़ जो यूनिवर्स के अंदर है उसका अपना मास है और मास है तो उनके बीच में फोर्स लगती है। स्टार है, प्लेनेट है, अर्थ है, सन है, उन सब के बीच में ये फोर्सें लग रही हैं। और ये जो फोर्स होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। ये जो फोर्स होती है, इसकी प्रॉपर्टी है ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये जो फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, कभी भी ये फोर्स रिपल्सिव नहीं होती। और दूसरा, इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, नेचर में सबसे कमज़ोर है ये। नेचर में सबसे कमज़ोर फोर्स ये होती हैं। ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है, जैसे सन और अर्थ के बीच में लग रही है फोर्स, सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रही है कि जो प्लेनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सन का अपना मास है और अर्थ का अपना मास है, तो उनके बीच जो फोर्स लग रही है वो अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरीके से जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं और जो नेचुरल सैटेलाइट हैं जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जैसे मून रिवॉल्व कर रहा है, तो वो भी क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ही क्या ये है, वी स्टे हेयर, हम यहाँ पर है, एनवायरनमेंट है सरफेस के ऊपर, किसी प्लेनेट की एनवायरनमेंट है, गैसेज है, वो भी क्या है, ग्रेविटी के कारण ही है। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है और वीकेस्ट फोर्स नेचर में है। और इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा होती है, इनफाइनाइट रेंज होती है। इनफाइनाइट रेंज में फोर्स लगती है हमारे बीच में और स्टार के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो भी ये जो फोर्स है वो लग रही है। वो इसकी वैल्यू कम हो सकती है लेकिन ये फोर्स ज़रूर लगती है। इसकी लॉन्ग रेंज होती है फोर्स की। और ये जो फोर्स है 2 पार्टिकल के बीच में लग रही है और ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन फील्ड पार्टिकल। तो इन दोनों मासों के बीच में एक फील्ड पार्टिकल है, उसकी जो इंट्रैक्शन के कारण यहाँ फोर्स लग रही है। तो यहाँ जो फील्ड पार्टिकल होता है वो इसके अंदर होता है ग्रेविटॉन।
ग्रेविटॉन फील्ड पार्टिकल के कारण यहाँ फोर्स इसमें लग रही है। और ये जो फोर्स है वो हमें ये बताती हैं यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स की फॉर्मेशन के बारे में, स्टार की फॉर्मेशन के बारे में, गैलेक्सी की फॉर्मेशन के बारे में, कि जो बिग बैंग हुआ था तो उसके बाद जो कैसे ये स्टार वगैरह ये चीज़ें बनी वो ग्रेविटी के कारण ही हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, ये ग्रेविटी के कारण ही हमें मिलती हैं। तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, स्टार, गैलेक्सी, ठीक है। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला वगैरह है वो भी हम जो पिछली क्लासों के अंदर हम 9th के अंदर भी पढ़ा था, उसका जो फार्मूला है वो भी मैं लिख देता हूँ कि दो मास ऑब्जेक्ट हैं और दो मास ऑब्जेक्ट के बीच में अगर r दूरी है तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लगती है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और g क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। और इसकी जो वैल्यू है पूरे यूनिवर्स के अंदर हमेशा एक समान रहती है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। और ये डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज करती जाएगी, डिस्टेंस कम होता जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। और ये जो फोर्स है हमेशा अट्रैक्टिव होती है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है ये। तो ये जो चीज़ें थी ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में थी। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे जो फोर्स है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रही है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज पार्टिकल, बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल। तो ये जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो किन के बीच में लग रही है, चार्ज पार्टिकल में लग रही है। किन के बीच में लग रही है, चार्ज पार्टिकल। अगर दो पार्टिकल हमारे पास हैं, दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, उनके ऊपर चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो उनके बीच में ये फोर्स है लगेगी जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम कहते हैं। तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, तो एक तो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगती है, जब चार्ज रेस्ट में हो, जब चार्ज मोशन में होते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स लगती है। दोनों को मिला दिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को यहाँ पर कंबाइन कर दिया है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यहाँ पर नाम आ गया है। अब ये जो फोर्स होती है इट इज 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो फोर्स होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होती हैं। ग्रेविटेशनल के बारे में बताया आपको कि सबसे वीक फोर्स होती है नेचर के अंदर ये, और फिर भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमें यूनिवर्स की, स्टार की, गैलेक्सी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, इससे 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इससे। और इट इज अट्रैक्टिव रिपल्सिव। ये जो फोर्स है अट्रैक्टिव भी होती हैं और रिपल्सिव भी होती हैं। तो ये जो फोर्स होती हैं ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है, क्योंकि जो चार्ज हैं वो दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपल्सन होती है, दोनों एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उनमें क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, इसकी रेंज भी क्या होती है, ज़्यादा, और इनफाइनाइट रेंज तक ये फोर्स लगती है। और इसमें जो फील्ड पार्टिकल होता है
इस फोर्स में वो होता है फोटोन। फोटोन के कारण फोर्स लगती हैं। चार्ज पार्टिकल जो है उनके बीच में फोटोन जो फील्ड पार्टिकल होता है उसके कारण यहाँ पर फोर्स इसमें लगती हैं। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। और इसके अंदर जो कुछ एग्जाम्पल है इस फोर्स के, वो है कि ये जो फोर्स है ये कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स आप कह सकते हो इसको। और फ्रिक्शनल फोर्स भी है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और फोर्स इन स्ट्रिंग, ये कुछ एग्जांपल हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीन एटम और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रही है ड्यू टू चार्ज के कारण जो फोर्स लग रही है, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स है वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग में जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और स्ट्रिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रही है। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपको ये बताया था, ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होती है। अगर मैं अपने हाथ के अंदर कोई चीज़ को ऐसे उठा लेता हूँ और मैंने हाथ को ऐसे ऊपर उठा रखा है और ऊपर ले जाऊँ, मैं ले जा सकता हूँ ऊपर, क्योंकि ग्रेविटी जो लग रही है वो मेरे हाथ को नीचे की ओर खींच रही है और मैं अपने हाथ को ऊपर उठा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल से स्ट्रांग हुई। अगर ऐसा नहीं होता, अगर स्ट्रांग नहीं होती तो मैं ऐसे हाथ को ऐसे करता तो ये मेरा हाथ को नीचे खींच लेती, ग्रेविटी मेरे हाथ को नीचे खींच लेती, मेरा हाथ जो है क्रम्बल कर जाता। और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ग्रेविटी अगर स्ट्रांग होती, ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में मॉलिक्यूल है बॉडी के अंदर बहुत सारे, उनके बीच में जो फोर्स लग रही है, और अगर ग्रेविटी स्ट्रांग होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक होती, तो मैं यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं क्रम्बल कर जाता। आई विल क्रम्बल, मैं क्रम्बल कर जाता, नीचे गिर जाता, हम खड़े भी नहीं हो सकते अगर ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होती तो। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स जो वीक है उसके कारण हम यहाँ खड़े हैं। कोई चीज़ को मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट मैं ले जा रहा हूँ, ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको ऊपर ले जा रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में हुआ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और अब हम बात करते हैं 3 नंबर पे जो फोर्स आती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसको हम पढ़ते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, जैसे नाम है इसका वीक, तो ये वीक नहीं है, नाम वीक होने से तो ये वीक नहीं है। 3 नंबर पे है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो फोर्स है ये कहाँ लग रही है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ शॉर्ट लाइफ, कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं जिनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, उनके बीच में ये जो फोर्स है लगती है, जिसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और इसका जो एग्जांपल होता है, कहाँ पर ये होती है, बीटा डीके में। कहाँ ये फोर्स लगती है, बीटा डीके। बीटा डीके एक फिनोमिना होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, कि इसके अंदर प्रोसेस होती है कि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो किससे मिलके बने होते हैं, क्वार्क से मिलके बने होते हैं ये, ठीक है। तो ये जो है चेंज होते रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बदलता रहता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है। तो ये जो प्रोसेस चलती रहती है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में से एमिट कर जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बीटा डीके।
एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब जब इलेक्ट्रॉन एमिट करता है इसके साथ एक अनचार्ज पार्टिकल भी एमिट करता है, अनचार्ज पार्टिकल जिसका नाम है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो नाम का पार्टिकल। तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल यहाँ से न्यूक्लियस से निकल रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर से जो स्मॉल पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, उनके बीच जो इंटरेक्शन हो रही है दैट इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो फोर्स होती है इट इज 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन वीक है। वीक किससे है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ये वीक है, और इससे ये ग्रेविटेशन से स्ट्रॉन्ग होती हैं। इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स 10⁻⁻16 मीटर। तो ये कम रेंज तक ये फोर्स लगती है। जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻16 मीटर तक डिस्टेंस है, तब तक ये जो फोर्स है वो लगती है इसके अंदर। और इसके अंदर जो फील्ड पार्टिकल होता है तो इनके बीच में एंटी न्यूट्रिनो की एक्सचेंज होती हैं, जिसके कारण क्या है इसमें फोर्स लगती है। तो दिस इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर नाम से ही है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है नेचर में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द फोर्स which bind the nucleons into the nucleus is called strong nuclear force। कि जो फोर्स न्यूक्लियन को, न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनको मिला करके क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ऐसी फोर्स जो न्यूक्लियन को बांधे रखती है उस फोर्स को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो फोर्स होती है ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। और कितनी स्ट्रॉन्ग होती है ये? इट इज 38 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से 38 टाइम स्ट्रॉन्गर होती है ये जो फोर्स है। और इसकी जो रेंज है वो भी क्या होती है, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। शॉर्ट रेंज फोर्स 10⁻, ये न्यूक्लियर की रेंज में चलती है फोर्स। और जो न्यूक्लियन के बीच में जो डिस्टेंस है 10⁻⁻15 तक है, 1 फर्मी इसको बोलते हैं। तो 1 फर्मी तक ये फोर्स अट्रैक्टिव होती हैं, और उसके बाद डिस्टेंस को और कम कर देंगे तो ये फोर्स रिपल्सिव हो जाती हैं। और ये जो फोर्स होती है इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। कि बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं तो उनके ऊपर सेम चार्ज होता है तो भी ये अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए ये जो फोर्स है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और इसकी जो रेंज है वो कम होती है। और इसके अंदर जो फील्ड पार्टिकल होता है इनके बीच में वो है पाई मिजोन। तो ये जो फोर्स है वो न्यूक्लियस के अंदर लगती है और नेचर में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो दिस इज ऑल अबाउट फोर्सेस इन नेचर। ये फोर्सेस इन नेचर का आर्टिकल हुआ। तो उसके बाद जो वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च की और उन्होंने इनको यूनिफाई करने की कोशिश की,
बात कर रहे हैं टुवार्ड यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन के बारे में, कि जो न्यूटन ने क्या काम किया, टेरेस्ट्रियल और सेलेसियल जो मैकेनिक हैं, ये अर्थ के ऊपर और ये अर्थ से बाहर जो फिनोमिना हैं उनको सबको कंबाइन कर दिया और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर उसको डाल दिया, ग्रेविटेशन। तो सिंगल लॉ के अंदर उन सभी को थ्योरीज को इसने मर्ज कर दिया, यूनिफाई कर दिया। ओरेस्टिड ने 1820 और फेराडे ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना को यूनिफाई किया। पहले ओरेस्टिड से पहले ये मानते थे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग फिनोमिना होते हैं, और यहाँ पर इन्होंने ये यूनिफाई किया, कन्फर्म किया कि दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। इन दोनों को यूनिफाई कर दिया। मैक्सवेल ने 1873 में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, इन तीनों को यूनिफाई कर दिया, तीनों को मिला दिया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की उससे खोज हुई। ठीक है, विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसकी डिस्कवरी जो हुई थी उसके अंदर इन तीनों को मिलाया इसने। अब्दुल सलाम, ग्लेसो और वेनबर्ग, इनको नोबेल प्राइज मिला था, और इन्होंने क्या काम किया, नेचर के अंदर जो वीक न्यूक्लियर फोर्स हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इनको यूनिफाई किया और एक नाम दे दिया इलेक्ट्रो वीक फोर्स। सिंगल फोर्स के ही दोनों दो रूप है ये, तो इसको यूनिफाई किया इन्होंने। उसके बाद में जो कार्बो रूबिया है उसने वेरीफाई किया एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रो वीक फोर्स को। उसके बाद ये जो दो फोर्सें हमने यहाँ पर मिला दी, यूनिफाई कर दी, उसके साथ में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो फोर्स हैं और इलेक्ट्रो वीक फोर्स है, इनको भी यूनिफाई किया गया, तीनों फोर्सों को एक फोर्स से मिला दिया। और जो थ्योरी है वो ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी है, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इलेक्ट्रो वीक फोर्स, वीक जो फोर्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीनों फोर्सों को मिला दिया। अब जो रहती है ग्रेविटी रहती है और बाकी तीन फोर्स है, इनको अभी तक मिलाया नहीं गया। जब ये चीज़ें सारी फोर्सें एक मिल जाती हैं, एक सिंगल फोर्स बन जाती है, तो उसे हम बोलेंगे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि जब यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था, उस समय केवल एक ही फोर्स थी, ये चार अलग अलग फोर्सें नहीं थी। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ तो ये अलग अलग होती गई। पहले सिंगल फोर्स थी, तो वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि उस सिंगल फोर्स का पता लगाया जाए, और उसके लिए उन्होंने एक थ्योरी का नाम दिया है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जिसके अंदर चारों फोर्सों को मर्ज करके एक सिंगल फोर्स उसके अंदर आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।